Hello, my dear students. So let us complete our topic, the revolt of 1857. तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? The revolt of 1857, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, राइट? हम लोगों ने कॉजेज पढ़ लिए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के. वी हैड कंप्लीटेड द पॉलिटिकल कॉज, द सोशल कॉज एंड द इकोनॉमिक कॉज, राइट? लेकिन आज जो हम कॉज करने जा रहे हैं वो है द मिलिट्री कॉज. ये सब कॉजेज है क्या? ये कॉजेज है, ये वजह जिसकी वजह से हमारी फर्स्ट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई. हम क्यों रिवोल्ट करने लगे उनके साथ? तो कोई रीज़न होगा ना. हम अगर किसी से रिटेलिएट या किसी से दुश्मनी करते हैं तो उसका कोई रीज़न होता है. फालतू का हम किसी से नहीं लड़ने जाते हैं, ये जानो कोई पर्टिकुलर रीज़न होता है तभी हम किसी से लड़ते हैं, राइट? तो मिलिट्री कॉजेज क्या थी, या मिलिट्री की जो सोल्जर्स थे इतने अपसेट क्यों थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से? उनके मेन कॉजेज मैं कहूँगी कि इल ट्रीटमेंट था. किसका? इल ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी. इल ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी, ये पहला पॉइंट मैं कह सकती हूँ कि जो सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे उन लोगों को इल ट्रीटमेंट दिया गया था. उनको हमेशा एक तरीके से ऊंच नीच का फ़र्क उनको महसूस होता था. उन लोगों को प्रॉपर कंडीशंस में नहीं रखते थे, प्रॉपर सैलरीज नहीं देते थे, हमेशा उनको लो सैलरी दिया जाता था. वो जितने भी काबिल हो लेकिन हमेशा ब्रिटिश सोल्जर्स को ऊपर वाली पोस्ट, हाई पोस्ट दिए जाते थे. हाईएस्ट पोस्ट गिवन टू इंडियन वॉज सूबेदार, यानी कि हमारा हाईएस्ट से हाईएस्ट पोस्ट होगा सूबेदार. हम कभी जनरल नहीं बन सकते थे, राइट? तो ये हमारा मतलब हम चाहे जितने काबिल हो तो एक हमें फिर भी ऊपर पोस्ट नहीं मिल रहा है तो क्या वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा सोल्जर्स में? क्या उनको अनरेस्ट नहीं फील होगा? क्या उन्हें बुरा नहीं फील होगा? ऑब्वियसली दे विल फील बैड, राइट? देयर वर नो स्पेशल अलाउंस वाज गिवन. कोई भी स्पेशल अलाउंसेज आप लोग अभी सुनते होंगे, जो भी मिलिट्री में लोग होते हैं जो काम करते हैं, जो जनरल्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनको हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से जब रिटायर हो तो पेंशन्स मिलते हैं या घर मिलता है या व्हाटएवर, मतलब स्पेशल अलाउंसेस रहते हैं उनके. जो बच्चों को फीस भी कम से कम रहता है, तो ये सब उनके अलाउंसेस रहते हैं. उनको मतलब एक स्पेशल फील करने के लिए ये अलाउंसेस दिए जाते हैं. लेकिन ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स के लिए ऐसे कोई अलाउंसेस नहीं थे. दे वर फोर्स्ड टू टेक प्लेज. भले वो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं मिलिट्री, तब भी उनको क्या किया जाता था? दे वर फोर्स्ड टू टेक प्लेज फॉर फाइटिंग आउटसाइड द कंट्री. ये एक जनरल एनलिशमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश आर्मी के थ्रू. ओके, ये जनरल एनलिशमेंट एक्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ. उसके हिसाब से ब्रिटिश आर्मी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी काम करेगा वो हमेशा ओवरसीज बिना हमारे कंसेंट के जाएगा. तो ये आप लोगों को नोट करना है, ठीक है? ये देखिए, ये पार्ट इरेज करते हैं हम लोग. तो पहले पॉइंट्स याद रखिए, इल ट्रीटमेंट वगैरह. उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखिए, जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट. इसके हिसाब से देखो, ट्रेडिशनल बिलीफ क्या था पता है ब्राह्मण्स का? वो लोग ओवरसीज नहीं जाते थे. मतलब वो सी के थ्रू बॉर्डर, मतलब इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते थे. ओवरसीज नहीं जाना चाहिए था उनके लिए. वो इट वॉज अ टैबू फॉर अ ब्राह्मण टू क्रॉस द सीज. लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट इन 1856, ईयर ज़रूर याद रखिए, 1856 में विडो मैरिज एक्ट भी हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था. और 1829 में सती प्रोहिबिशन ऑफ सती वाला एक्ट हुआ था. तो ये ईयर्स आप लोगों को याद रखने हैं. और जनरल सर्विस एनलिशमेंट एक्ट इन 1856, इस एक्ट के हिसाब से सोल्जर्स कुड बी सेंट ओवरसीज ऑन ड्यूटी. ओके, इनके हिसाब से इन लोगों ने कोई इंडियंस के सेंटिमेंट्स से इनको कोई लेना देना नहीं था कि ब्राह्मण को ताबू फील हो रहा है, क्या है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं था. तो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी. The number of British troops in India was never very large, with the British in the ratio as low as 1 of 4,000. यानी कि
द नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया वॉज नेवर वेरी लार्ज, इतना ज़्यादा नहीं था, रेशो था 1:4,000, अगर 1:4,000 रेशो, तो हम ही लोगों को उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लड़वाते थे, यानी कि उनके लिए भी ओवरसीज जाके भी हम लड़े, उनके वर्ल्ड वॉर्स में हम लोग लड़े। ये क्या जस्टिफाई करता है? वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, ब्रिटिश एक वर्ल्ड वॉर में एक कंट्री थी जो लड़ रही थी, लेकिन उसके लिए इंडियन सोल्जर्स ये ले जा रहे थे, यानी कि वो हम उनके कंट्री के लिए हमारे सोल्जर्स क्यों लड़े, उससे अच्छा हम अपने लिए ना लड़े। तो ये मेन रीज़न था कि एक सोल्जर को एकदम वैसे फील हो रहा था, एक तो ओवरसीज़ वो जा नहीं सकते, ब्राह्मण सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही थी, है ना, रेशो में भी हमारे सोल्जर्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट हमारा सूबेदार के था, उससे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्ट दिया नहीं जाता था, कोई अलाउंसेस नहीं, लो सैलरी। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे हमारे इंडियन सोल्जर्स को हमारे ब्रिटिश आर्मी में अनरेस्ट फील करवाते थे, ठीक है। ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन तो मिलता ही नहीं था, हाईएस्ट से हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार का था, ये भी टॉपिक मैंने कवर किया था। फिर एक और टॉपिक था डिप्राइवेशन ऑफ अलाउंसेस, ये भी टॉपिक मैंने कहा था कि इनको एक्स्ट्रा पेमेंट या एडिशनल भट्टा वगैरह नहीं दिया जाता था। फिर फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप, प्लेसेस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद हैड नो ब्रिटिश आर्मीज एंड होल्डली इट वॉज बाय द इंडियन सोल्जर्स, ओके, इंडियन सोल्जर्स उसको देख रहे थे। Besides, England was engaged in several wars outside India. Example, the Persian War, the Crimean War, the Chinese War. Indian soldiers had the feeling that British were in difficulty and the safety of our Indian empire depended on them. They were therefore determined to strike at them at a suitable time. ठीक है, हमारी सेफ्टी भी खतरे में थी क्योंकि हम उनके अंडर थे, कभी ना कभी हमें भी कोई ना कोई स्ट्राइक कर सकता था। नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप, ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर रिवर्सेस इन द फर्स्ट अफगान वॉर, इन द पंजाब वॉर एंड इन द क्रीमियन वॉर। ये सारे वॉर में ब्रिटिश आर्मी के पुअर परफॉर्मेंसेस थे, ओके। और संथाल ट्रांसमेंट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल आर्म्ड विद एक्सिस एंड बोज रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश, टेम्पररली स्वीपिंग away the British rule from their area. Though the British suppressed the Santhal uprising, the disasters they suffered broke the myth that British को कोई हरा नहीं सकता। जब इतने लोग उनको हरा सकते हैं तो हम भी इनके खिलाफ खड़े रुक के अपराइजिंग करके लोगों को ये फीलिंग हुई कि हम भी इनके खिलाफ खड़े रुक के अपराइजिंग करके इनको भगा सकते हैं, या अपनी जो जो इनकी मांगे थी वो पूरी कर सकते थे, रूलर्स की मांगे, या तो इसीलिए इन लोग में और जोश आया कि हम भी इनको हरा सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे इमीडिएट कॉज की बात आ रही है, ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या था? What was the immediate cause? The immediate cause जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट और एकदम मतलब ये कॉज होने के बाद फौरन ही अपराइजिंग खड़ी हुई। तो इमीडिएट कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। तो जो इंट्रोडक्शन हुआ था एनफील्ड राइफल का, ये कब हुआ था? ये हुआ था इन जनवरी 1857। 1856 में तो जो पहले के राइफल को रिप्लेस किया गया था, ब्रिटिश ने जो पहले के राइफल ओल्ड फैशन मस्कल राइफल को एनफील्ड राइफल से रिप्लेस किया था। और ये राइफल्स में जब ये 1856 में ये इंडियन सोल्जर्स को जब ट्रेनिंग करने के लिए जब दिया गया था इंडियन सोल्जर्स, फिर वहाँ 1857 में रूमर्स फैला कि ये जो राइफल्स में जो कार्ट्रिजेस यूज़ कर रहे हैं वो कार्ट्रिजेस जो राइफल में यूज़ कर उसको मुंह से निकालना होता है और वो इट इज़ कवर्ड विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। तो रूमर क्या था कि द राइफल के अंदर जो कार्ट्रिजेस यूज़ हो रहे हैं दे यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब आप लोग को पता ही है पिग्स मुस्लिम्स के लिए क्या है? टबू है। मुस्लिम्स के लिए पिग्स तबू है कि नहीं? पिग्स तबू है, इट इज तबू टू मुस्लिम्स। और काउस जो है हिंदूज के लिए सेक्रेड है और ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन हिंदूज और मुस्लिम्स ही होती है और सोल्जर्स भी हिंदूज और मुस्लिम्स है, सिपॉइज भी हिंदूज एंड मुस्लिम्स है। तो हिंदूज के लिए काउस तो सेक्रेड थे
और पिग्स मुस्लिम्स के लिए टैबू था। और वही काऊ और पिग के फैट से इन लोगों ने उस कार्ट्रिजेस को ग्रीस किया गया था। अब वो उनको मुंह में लेना होगा तो उनको ये कतई नहीं मंजूर था, क्योंकि वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी। दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड दे रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिजेस। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम ये कार्ट्रिजेस नहीं यूज करेंगे। तो when Indian soldiers were forced to use them, they revolted against it। तो यही immediate cause था, यही एकदम तुरंत वाला cause था। आप लोगों को पता भी होगा कि मंगल पांडे जो एक सोल्जर था उस टाइम पे, उसको हैंग तक किया गया था क्योंकि उसने ये चीज़ कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से रिफ्यूज़ की थी। तो मंगल पांडे का पिक आप यहाँ देख सकते हो। तो यही वो मंगल पांडे है, द ग्रेट मंगल पांडे, जिन्होंने कार्ट्रिजेस यूज़ करने से मना किया। और भी लोगों को हैंग किया गया था, लेकिन मंगल पांडे वॉज वन ऑफ देम। इनसे आमिर खान ने इसके लिए मूवी भी बनाई थी, राइट। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट। अब इतने सारे रिवोल्ट हुए, अपराइजिंग्स हुए हर जगह से, लखनऊ से और कानपुर से एंड दिल्ली से, हर जगह से अपराइजिंग्स हुए। ये रिवोल्ट हुआ, पहला रिवोल्ट हुआ इतने सालों में, लेकिन इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या था? द कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फ्रॉम द कंपनी ऑफ द क्राउन। ठीक है, पहले इंडियन का जो कंट्रोल था किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी में था। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल छीन लिया गया और किसके हाथ में दिया गया था? क्राउन के हाथ में। किसके हाथ में? क्राउन, यानी कि जो क्वीन है इंग्लैंड में, उसके हाथ में दिया गया। तो क्वीन ने प्रॉमिस किया था कि वो रिस्पेक्ट करेगी राइट्स एंड डिग्निटी और पार्डन करेगी जो भी ऑफेंडर्स, ये जो अपराइजिंग में जो भी ऑफेंडर्स को जेल में डाला गया था, उन सबको वो पार्डन करेगी, माफ करेगी। और द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज इंक्लूडिंग सिख, गुरखास एंड पठान, इनको भी लिया गया था आर्मी में। द मुगल डायनेस्टी एंडेड विद द एक्सटिंक्शन ऑफ बहादुर शाह टू एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये एक बुरी बात हुई कि चलो मुगल आर्मी को एंड हुआ और ब्रिटिश क्राउन उसको रिप्लेस किया। एज पर क्वींस प्रोक्लेमेशन, ये वाला पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वींस प्रोक्लेमेशन, मोर इंडियन ज्वाइन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, मान लेते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांटेड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया था। रेशियल एनिमोसिटी इंक्रीज, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ने क्या पॉलिसी की यूज़ किया? डिवाइड एंड रूल। हिंदूज एंड मुस्लिम को डिवाइड करने की सोचा उन्होंने। डिवाइड करो और रूल करो तो आसानी से रूल करेंगे। जब फूड डालते हैं ना फैमिली में तो यूनिटी चली जाती है। जब यूनिटी चली जाती है तो फिर किसी को भी फूड डालना या लड़ाई लगवाना आसान हो जाता है। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द इकोनॉमिक फर्दर, और इन्होंने हमारी इकोनॉमिक फर्दर एक्सप्लॉइट की। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटिश हमें छोड़ के तो, हमारा देश छोड़ के तो गई नहीं। यस और नो? तो यहाँ पे और उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करने की सोची। यस और नो? एक्सप्लॉइट करने की सोची कि नहीं? तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताया था, इट वॉज अंडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एंड ऑफ द कंपनी रूल तो हो गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ओके, वो अब किसके हाथ में, पावर किसमें हाथ में दिया गया था? क्राउन के हाथ में। किसके? तो टू द ब्रिटिश क्राउन। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अबॉलिश्ड। ठीक है, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। दस द अल्टीमेट पावर ओवर इंडिया रिमेन्ड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखो पावर किसके हाथ में? इंडिया को अब वहां से बैठ के, इंग्लैंड से बैठ के ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग रूल कर रहे हैं। ये भी एक चीज सोचने वाली बात है। चलो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से तो हट गई, चलो ये क्वीन ने ये प्रोक्लेमेशन में अपने ये आसरा दिया कि चलो हम कुछ भला करेंगे इंडियन लोगों के लिए। देखते हैं, तो एक्चुअल गवर्नेंस वाज टू बी कैरिड आउट ऑन एज बिफोर बाय द गवर्नर जनरल हु वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ द वाइसरॉय। तो अब से जो गवर्नर जनरल रूल करते थे, हेड थे, अब उनको टाइटल क्या दिया गया था? वाइसरॉय। ठीक है, दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो वाइसरॉय वो होता है जो क्राउन या जो
क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव हो। लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वायसरॉय अंडर दिस एक्ट। ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय, ओके, अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर द एक्ट, ओके। तो कौन थे ये वायसरॉय? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के हिसाब से पहला वायसरॉय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ ये पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, तो ये सारे क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले 1857 में अनरेस्ट अमंग सोल्जर्स बंगाल में हुआ, फिर 18 मार्च, ये तो फेब में हुआ था, और मार्च में 1857 में रिसेंटमेंट बाय मंगल पांडे एट बैरकपुर, वही इमीडिएट कॉज जो हुआ था। मई 9 में 1857 में 85 सिपॉयज ऑफ 3rd कैवलरी एट मीरत हुआ था। मई 10 में सिपॉयज एट मीरत ब्रोक ओपन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हेडेड टुवर्ड्स दिल्ली। देखो हर जगह किस तरीके से ये रिवोल्ट के या अपराइजिंग के अलग अलग कंट्री के अलग अलग जगह से हो रही है। आउटब्रेक्स होना या रिवोल्ट्स होना कहाँ कहाँ हुए थे? देखो मई तक दिल्ली में, फिरोजपुर, बॉम्बे, बरेली, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, लखनऊ, और मुगल एम्परर प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे उन लोग मुगल को कह रहे थे ये एम्परर ऑफ इंडिया है, ब्रिटिश नहीं है। खैर ये तो नहीं कंटिन्यू हुआ, लेकिन एटलीस्ट अपराइजिंग्स तो हो रहे थे। जून में हुए ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद। अगस्त 1857, सारे 1857 की बात हो रही है। अपराइजिंग एट इंदौर, सौगार, झेलम, सियालकोट, और सितंबर में रिकैप्चर ऑफ दिल्ली बाय द इंग्लिश। चलो इंग्लिश भी कम नहीं थे, उन्होंने रिकैप्चर किया दिल्ली को। उसके बाद नवंबर में डिफीट ऑफ द ब्रिटिश एट कानपुर। क्या बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी कानपुर में, और यहाँ पे ब्रिटिश को डिफीट किया गया था। दिसंबर 18 वाइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश एट कानपुर, एस्केप ऑफ तात्या तोप। तात्या तोप कौन थे? जो नाना साहब पेशवा के अंडर काम करते थे, ठीक है। फिर डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई, जून 7, 1858। ये बहुत बड़ा बात हुई थी हिस्ट्री में। देन जुलाई दिसंबर 1858 में रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। अब फिर से इस्टेब्लिशमेंट हो गया, और 1859 तात्या तोप कैप्चर्ड एंड हैंग टू डेथ। और इसीलिए याद रखना है आप लोगों को कि जो तात्या तोप की बात हो रही है या ये सारे इवेंट्स की बात हो रही है, इससे हमें ये साबित हो रहा है कि अनरेस्ट, अपराइजिंग पूरी कंट्री में हो रही है। इसीलिए कंपनी रूल को एंड करना पड़ा। ब्रिटिश को कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही था ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लॉन्च हुआ। तो ये सारी वजह थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1850 क्यों लॉन्च हुई। तो ये सारी रीजंस आप लोगों को क्लियरली देनी पड़ेगी, ठीक है। Now moving further, okay, there were appointments to the civil service were made by open competition under rules made by the Secretary of State, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो जिसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आ रहा था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रूल था क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल कौन सा था? क्वीन विक्टोरियाज। ये है क्वीन विक्टोरिया, दिख रहा है आप लोगों को? ये है वो क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। तो सो क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि जितना पावर था पहले किसके हाथ में था? कौन रूल करने वाला था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जितना पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लड़ाई झगड़ा फैल गया था पूरा इंडिया में, तो इस वजह से ब्रिटिश क्राउन को ये स्टेप लेना पड़ा, और पूरा जो पावर है अब किसके हाथ में दिया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि क्वीन के हाथ में। जो क्वीन उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन के अंदर इट इनकॉर्पोरेट्स द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, एंड इट वॉज मेड पब्लिक एट इलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858। तो डेट क्या है? नवंबर 1, 1858 बाय लॉर्ड कैनिंग। हु वाज लॉर्ड कैनिंग? द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ओके। द प्रोक्लेमेशन प्रोमिस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डू क्या करने वाली थी? तो पहला पॉइंट वो करने थे, दे विल फॉलो अ पॉलिसी और नॉन इंटरवेंशन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडियन।
सोशल और रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, सारे सब्जेक्ट्स को इंडियंस यूरोपियंस को इक्वल ट्रीट करेगी, मतलब एजुकेशन और एबिलिटी के बेस पे अपॉइंटमेंट्स होंगे, ना कि गोरा काला के बेस में इंग्लिश और इंडियन के हिसाब से उनको जज किया जाएगा, नहीं, उनके अपॉइंटमेंट जो भी होंगे वो उनके एजुकेशन और एबिलिटी के हिसाब से होंगे। अब तक ऐसे नहीं हो रहा था। ग्रांट अ जनरल पार्डन टू ऑल दोज हु हैड टेकन पार्ट इन वॉर, तो जो भी वॉर में पार्टिसिपेट किए थे उनको जनरल पार्डन दिया जा रहा था। और हुआ फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट, उनको नहीं छोड़ा जाता, एक्सेप्शन दिया जा रहा था कि उनको नहीं, जो डेथ सेंटेंस हुए उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, आगे दे प्रोमोट ओके टू डू इट्स बेस्ट टू एडवांस द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं होगा, बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए जितना कुछ अच्छा हो सके उतना वो ब्रिटिश क्राउन करेगी। प्रोमोट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इन इंडिया सो एज टू एंश्योर द मटेरियल एज वेल एज मॉरल प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। मतलब अब वो पीपल के बारे में सोचेगी, उनके मॉरल प्रोग्रेस के बारे में सोचेगी, इकोनॉमी के बारे में सोचेगी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, और जितने अपॉइंटमेंट्स होंगे टू आर्मी या मिलिट्री या स्कूल में या अपॉइंटमेंट, कहीं भी अपॉइंटमेंट या जॉब्स होंगे, इट विल बी सोल्डली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड एजुकेशन। ये सारी चीज़ें क्वींस प्रोक्लेमेशन बता रही थी। ठीक है, नेक्स्ट था एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास। तो एक कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि मुगल्स और पेशवास का एंड हो गया था। ठीक है, बहादुर शाह वॉज डिपोर्टेड टू यंगून और ये एंड हो गया था। ठीक है, और 1870 क्वीन विक्टोरिया अज्यूम द टाइटल एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब यही टाइटल मिलेगा। द इंडियन प्रिंसेसेस विलिंगली बिकेम जूनियर पार्टनर्स और एजेंट। अब वो सब जूनियर हो गए थे। ठीक है, वो सब जूनियर हो गए थे। ओके, और ये प्रॉमिस किया था उन्होंने, willingly became junior agents to British because they were promised that they will continue as rulers of their state। उनको प्रॉमिस किया गया था कि तुम्हारे स्टेट में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्रिंसली स्टेट में, बस इतना फॉलो करेंगे कि आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट था। और कॉन्सिक्वेंस क्या थे? और कॉन्सिक्वेंस ये थे कि पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जैसे मैंने कहा था कि आफ्टर 1858 ब्रिटिश कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उसमें वो नहीं सुधरे। ओके, बाय टर्निंग द प्रिंसेस अगेंस्ट द पीपल, प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस, कास्ट अगेंस्ट कास्ट, ग्रुप अगेंस्ट ग्रुप, हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम, they alienated the people from the rulers by giving them special protection and concessions। भले रूलर्स को उनका रूल करने के लिए दिया गया, लेकिन उनके जो उन रूलर्स के अंडर जो लोग थे उनको भड़काया गया था, और ब्रिटिश क्राउन उनको कंसेशन दे रही थी, हमारे अंडर आ जाओ, ये सब एक तरीके से चालाकी और होशियारी हो रही थी। भले हमें ये दिखाया जा रहा था कि हाँ यू आर, आप लोग की तरफ हम लोग हैं, बट एक्चुअली वो नहीं थे। ठीक है, दिखाने के दांत अलग थे और चबाने के अलग थे, जैसे हाथी के हैं। ओके, द गवर्नमेंट क्लेवरली यूज्ड द अट्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू क्रिएट अ स्प्लिट अलोंग द रिलीजियस लाइन अमंग द एडुकेटेड इंडियंस। यही बताया जा रहा था, स्प्लिट हो गया ना, अब एडुकेटेड इंडियंस को ही जॉब मिल रहा है, वहीं पे एक स्प्लिट हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये क्लेवरली यूज़ किया ये हथियार एडुकेशन को। द ब्रिटिश ऑल्सो एनकरेज हेट्रेड एंड इल फीलिंग अमंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम सो दैट दे कुड नेवर चैलेंज द ब्रिटिश एम्पायर। मैंने कहा यूनिटी होती तो दोनों मिल के लड़ते, ब्रिटिश को भगाते, लेकिन वो जाते जाते भी इंडिया का पार्टीशन करके चले गए। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ब्रिटिश की जो खसलत चेंज नहीं हुई, भले उन्होंने तरीके बदल लिए, लेकिन खसलत वही थी, डिवाइड एंड रूल की। Racial antagonism. The British believed in their racial superiority and they thought that a social distance was to be maintained to preserve their authority over the Indians. Railway compartments, parks, hotel, clubs या जितने यूरोपियन ही उसमें विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर रेशियलिज्म, मतलब उन्हीं लोग को ये सब यूज़ करने दिया जा रहा था बस। फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वॉज डिक्टेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारा कोई लेना देना नहीं। इट फुलफिल टू एम्स। पहला प्रोटेक्शन ऑफ, पहला एम क्या फुलफिल किया? प्रोटेक्शन ऑफ इट्स इंडियन एम्पायर, एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन एशिया एंड अफ्रीका। यानी कि जहां भी आप देखो मेन फोकस है फ्रंट लाइन में ब्रिटिश को रखा गया है, बाद में हम लोग पीछे से बस एक साइड लाइन है। The cost of implementation of this policy was borne by the Indians. For instance, India under the British had
to wage wars with her neighbors like Nepal and Burma, in which Indian soldiers had to shed their blood and the Indian taxpayers had to meet the heavy cost of the war. हम क्यों वॉर का टैक्स भरे या हमारे सोल्जर्स क्यों लड़े उन लोग की लड़ाई में, लेकिन यही हो रहा था, यही इन लोग फॉरेन पॉलिसीज यूज कर रहे थे. इंक्रीज रेशियल बिटरनेस, यस, आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 जो हेट्रेड है, रेशियल बिटरनेस है, वो बढ़ गई थी, घटी कुछ नहीं थी. डिवाइड एंड रूल जब बढ़ गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया, तो फिर डेफिनेटली इंसान के लिए इंडियंस जो है यूनिटी कम हो गई थी. ठीक है. द ब्रिटिश डब्ड ऑल इंडियंस एज अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड सब्जेक्टेड देम टू इंसल्ट्स एंड ह्यूमिलेशन. अभी भी वो चालू था, बस नेम से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था. नेक्स्ट है रिलीजियस चेंजेस भी हो रहे थे. क्रिश्चियन मिशनरीज रिलीजन्स को बदल रहे थे, उनको मतलब ब्राइब किया जा रहा था और यू नो अट्रैक्ट किया जा रहा था क्रिश्चियनिटी की तरफ से. रूलर्स डिक्लेयर्ड एम्फेटिकली देयर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली इट वाज नॉट. चेंजेस इन द आर्मी, द इंडियन आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड. ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वाज इंक्रीज्ड. रेशियो ऑफ यूरोपियन इंडियन ट्रूप ऑफ 1:2, ये तो मैंने बताया ही था. ठीक है. और बंगाल आर्मी में और 2:5 मद्रास एंड प्रैक्टिकली द सेम रेशियो वाज मेंटेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द जनरल प्रिंसिपल अडॉप्टेड वाज द नंबर ऑफ इंडियन सिपाही शुड नॉट एग्जिस्ट द ट्वाइस ऑफ व्हाट दैट ऑफ यूरोपियन ट्रूप. यानी कि हमारे उनके जो ब्रिटिश ट्रूप ज़्यादा थे उन्हीं के आर्मी में. ठीक है. यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की जोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन. भले उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही हो रहा था. To desist the Indian soldiers from rising again against the British rule, the sophisticated weapons and ammunition were never placed under the charge of Indians. अब बड़े बड़े weapons उनको यूज़ करने के लिए दिया ही नहीं जाता था, ताकि कल को ये लोग ये सीख के मतलब यूरोपियंस के अगेंस्ट ही ना यूज़ कर ले, इतना उन लोग दिमाग चल रहे थे. ऑल इंडियन आर्टिलरी यूनिट्स विद एक्सेप्शंस ऑफ अ फ्यू माउंटेन यूनिट्स वर डिसबैंडेड. ये अगर डिटेल में जाओ तो बहुत कुछ है. ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, और इन ऑर्डर टू डिस्करेज नेशनलिज्म क्या हो रहा था, मेजर्स सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी इन मोस्ट रेजिमेंट्स वर टेकन. यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर, जर्नल्स और नेशनल पब्लिकेशन वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर्स तक न्यूज़पेपर्स या जर्नलिस्ट नहीं पहुँच रहे थे. क्यों? ताकि उनकी बातों के बारे में या उनके लाइफ जो एज अ सोल्जर लोगों को ना पता चले. ठीक है. रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ना पता चले. यानी कि वो एक तरीके से चोर पुलिस वाला गेम खेल रहे थे ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश ऑफिशियल्स या क्राउन, आई कैन से. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था. अपराइजिंग ऑफ 1857 एंडेड द एरा ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन. ओके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो बंद हो गया और वो हमें नहीं मतलब कब्जा कर रहे थे, लेकिन वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे. एरा ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था. ठीक है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि बुरे ही थे. सारे हैवी इंटरेस्ट, सब ब्रिटिश को कैपिटल इन्वेस्ट जो हुआ था, इंटरेस्ट इंडिया पे कर रही थी. इन ब्रिटिश इन्वेस्ट या सरप्लस कैपिटल इन इंडियन रेलवेज, प्लांटेशन, कोल माइन, जूट मिल, शिपिंग, सब कुछ किया है इन्होंने, लेकिन उसका इंटरेस्ट इंडियंस दे रहे थे, हमारे पैसों से जा रहा था. राइज ऑफ नेशनलिज्म. हाँ, ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि अब लोगों के दिलों में अपने देश के प्रति प्यार, कल्चर के प्रति प्यार, नेशनलिज्म का मतलब यही होता है ना, अपने देश के प्रति प्यार, कल्चर के प्रति प्यार अब बढ़ गया. अब लोगों को वो फीलिंग आ गई नेशनलिज्म की. अब भले कहीं ना कहीं लॉस हुआ तो बहुत एक बड़ा सा अचीवमेंट हुआ है द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि अब लोगों को लगा कि हम इनके खिलाफ लड़ सकते हैं. इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स का इन्होंने एग्जाम्पल देखा है. सेक्रीफाइसेस मेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहेब पेशवा, इन सबों, तात्या तोप, ये सब ने स्ट्रगल किया. और इन्होंने किसके लिए किया? हमारे लिए किया. जब ये फीलिंग इनके अंदर आ गई, नेशनलिस्ट की फीलिंग आ गई, तो बस अब कुछ पीछे टिकने का मकसद नहीं था. ये रिवोल्ट ऑफ 1857 भले एक यू कैन से कि एक स्टार्टअप था, इट वाज एक चिंगारी थी नेशनलिज्म के लिए कि अब हम एक नेशनलिस्ट फीलिंग वाले इंडियंस बन गए थे. अब हमें अपना देश किसी हाल में
इस ब्रिटिश से प्रोटेक्ट करना था, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना था, अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना था। हमें ब्रिटिश से आज़ादी मिलने की जो फीलिंग है अब वो दिलों में लोगों के आ गई थी। तो ये एक अच्छा चीज़ हम कह सकते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो ला सकती है हमारे इंडियंस के अंदर। लेकिन ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे थे। ड्रॉबैक्स ये था कि ये मूवमेंट में एक कॉमन जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ना, शुरू में इसका एम नहीं था। एम तो बाद में अब दिलों में आ गया है, लेकिन शुरू में खुद के सेल्फिश मकसद पूरे करने थे। जैसे किसी को अपना पेंशन लेना था, किसी को अपनी टेरिटरी बचानी थी, कोई रूलर को अपनी टेरिटरी बचानी थी, किसी को अपने मतलब एडॉप्टर सन को टेरिटरी देनी थी। तो ये मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन प्लान्स ऑफ मिलिट्री एक्शन और अ सेंट्रलाइज लीडरशिप। या कोई एक सेंट्रलाइज लीडर नहीं था। The uprising in different parts of the country was completely uncoordinated। एक coordinate movement नहीं था ये। जैसे बाद में जैसे महात्मा गांधी के मूवमेंट्स वगैरह, क्विट इंडिया वगैरह या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स थे। लेकिन ये जो, क्योंकि ये शुरू के मूवमेंट्स थे ना, अभी इंडिया इतनी वो नहीं, नेशनलिज्म की फीलिंग शुरू में नहीं थी। शुरू में ये फीलिंग थी कि ब्रिटिश से कैसे ये अपने मकसद जो ये हमारे से छीन रहे हैं वो कैसे वापस लें, ये वाली फीलिंग थी। तो मूवमेंट हैड नो कॉमन गोल बिफोर इट एक्सेप्ट फॉर द एंटी फॉरेन सेंटिमेंट। हाँ, एंटी फॉरेन सेंटिमेंट तो कॉमन था, वो तो आज तक है, बट अदरवाइज कोई कॉमन गोल नहीं था कि इनसे हमें ऐसे लड़ना है या हमें अपने देश को आज़ाद करना है, ये वाली वो नहीं थी। तो रीजंस क्या था? तो एक तरीके से अगर ये एक सक्सेस होता, 1857 रिवोल्ट सक्सेस होता, तो आज हम आज़ादी की जश्न 1857 ईयर के लिए मनाते हैं ना। लेकिन हम 1947 में आज़ाद हुए। इंडिया कब आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से? 1940, यानी कि अनदर 90 ईयर्स लगे। तो 1857 क्यों एक फेलियर था? 18 रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। देयर वाज नो प्लानिंग बिफोर दिस, ओके। एवरीवन वाज फाइटिंग विदाउट एनी लीडरशिप। हर कोई लड़ रहा था, कोई लीडरशिप नहीं थी, एक सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी। बहादुर शाह जफर वॉज द लीडर विदाउट द पावर। वो लीडर जरूर था लेकिन कोई पावर नहीं था उसके पास। रिवोल्ट वॉज डायरेक्शन लेस विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो डायरेक्शन लेस था, कोई एक कॉमन गोल नहीं था, पूरे इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी कि इसको एक चैनलाइज करे एक पर्टिकुलर गोल की तरफ कि हमें पर्टिकुलर गोल है भाई, इसलिए लड़ रहे हैं। सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, राइट। तो मिलिट्री फेलियर्स भी थी। ब्रिटिश आर्मी वॉज सुपीरियर इन एवरी सेंस, ऑब्वियसली, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी हैड अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ अम्यूनिशन, सो एज देयर वर नॉट अ लीडर फिगर फ्रॉम इंडियन साइड। कोई एक लीडर फिगर, जैसे बाद में महात्मा गांधी एक लीडर फिगर थे, जवाहरलाल नेहरू लीडर फिगर, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे, 90 साल पहले नहीं थे, ठीक है। क्योंकि 1947 तक तो हमने देखा आज़ादी मिली, लेकिन इस रिवोल्ट में कोई एक लीडर फिगर नहीं था, ओके। फ्रॉम इंडियन साइड द सिपॉयज टू वर नॉट ऑर्गेनाइज। ये सिपॉय म्यूटिनी इसीलिए ब्रिटिश कहती है, लेकिन खैर हम लोग इसको सिपॉय म्यूटिनी ना समझ के वीर सावरकर ने इसको कहा है कि ये एक क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम पहली लड़ाई लड़े हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट या ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। लैक ऑफ यूनिटी, यस आई कैन से दैट कि इसमें लैक ऑफ यूनिटी थी, क्योंकि जो राजपूताना डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट। जो राजपूत थे वो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एंड एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस, जो सब्सिडरी अलायंस है उन्होंने एक्सेप्ट किया था। द रिवोल्ट वॉज मोस्टली नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक, साउथ के स्टेट्स इतने इन्वॉल्व नहीं थे। फिर इन नॉर्थ इंडिया ऑल्सो एवरीवन वाज फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉजेज। हर कोई अपने कॉज के लिए लड़ रहा था, कोई एक नेशनलिस्ट कॉज के लिए नहीं लड़ रहा था। नो सेंसेस ऑफ नेशनैलिटी, तो नेशनलिज्म फीलिंग जो है वो बाद में आई जब रिवोल्ट खत्म हुआ, लेकिन रिवोल्ट के स्टार्ट में तो कोई नेशनैलिटी वाली फीलिंग नहीं थी। तो ये उसके रीजंस थे, किसके रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ भी बहुत सारे फेलियर दिए कि ब्रिटिश एम्पायर हैड सुपीरियर रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी। वही पॉइंट्स आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी दिए है, ओके। उसी को और एलैबोरेट किया गया है। आप लोग कितने ऐसे 4-5 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। नेचर ऑफ द वॉर, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स डिफरेंट व्यूज़ होते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर जैसे उन्होंने अपने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने कहा कि ये जो वॉर था इन्होंने इसका नाम दिया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन
ब्रिटिश ने इस अपराइजिंग को सिपाही म्यूटिनी की नाम दी। तो ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से अलग बात हुई, हमारे पर्सपेक्टिव या वीर सावरकर के पर्सपेक्टिव से एक अलग अलग पर्सपेक्टिव हुआ। तो खैर हम कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि जो ये वॉर हुआ था या आउटकम इसका ये था, रिवोल्ट वॉज कम्प्लीटली सप्रेस्ड एंड क्रश्ड बाय जुलाई 18 बहादुर शाह जफर डिफेंडेड टू द ब्रिटिश, बट स्टिल आई वुड से the revolt of 1857 is still remembered by the local people as the first war of independence. It was the first war of independence. The rebellion saw the end of the British East India Company. भले ब्रिटिश रूल नहीं खत्म हुई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो एंड हो गया ना. दैट्स एन अचीवमेंट. ओके. एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके एक्ट के तहत कंपनी का खात्मा हो गया. द कंपनी वॉज फॉर्मली डिसॉल्व्ड एंड its ruling powers over India were transferred to the British Crown. So here I come to an end of the chapter. I hope you have understood the chapter. If not, you can call me on the number given in the description box for personal tuitions. Thank you.